पर बहुत चौंकाने वाले और बहुत गंभीर इल्जाम लगे और ये इल्जाम वहां की महिला अफसरों ने लगाए हैं। यौन शोषण के और उत्पीड़न के और अमानवीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं। रात में वीडियो कॉल करता है आईएएस अधिकारी, ये आरोप लगाए महिला अधिकारियों ने। महिला अफसरों को घूरना, उन पर फपतियां कसने का आरोप है। वीडियो कॉल करने पर, बातचीत करने पर दबाव बनाता है। विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी भी दी जाती है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसी असुरक्षित माहौल में वहां की जो महिलाएं हैं वो काम करें। और आप सोचिए कि एक आईएएस अधिकारी पर इस तरह के एलिगेशन लगे, इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इसी असुरक्षित माहौल में वहां की महिलाएं काम करने को मजबूर है। अब आप देखिए कि आईएएस अधिकारी पर आरोप किस तरह के हैं। रात में वीडियो कॉल करना, रात में बात करने का प्रेशर बनाना उन तमाम महिलाओं को, ये एक बहुत बड़ा हैरेसमेंट है। और ऑफिस में महिला अफसरों को घूरना, महिला अफसरों पर फप्तियां कसना, तो इस तरह के जो एलिगेशन हैं वो लगे हैं। अभद्र व्यवहार, वैसे तो ऐसे मामलों में एक विशाखा समिति बनती है और इस तरह से जब किसी महिला को मेंटल हैरेसमेंट किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, तो उस पर कई सारे आरोप हैं और जब लगते हैं तो उसको लेकर काफी नियमावली में रूल्स भी हैं। दानिश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। दानिश, अब तक इस मामले में हुआ क्या क्या है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगे हैं, आरोप बहुत गंभीर हैं। और चूंकि एक खबर जानकारी ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अब इंटरनल जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी तक मामला पहुंच चुका है। तो क्या अभी और जानकारी मिल रही है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही भारत समाचार ने इस खबर को प्रसारित किया और दिखाया तो तुरंत ही कहीं ना कहीं एक महकमा है जो सक्रिय हुआ है और उसने इंटरनल जांच की बात कही है और इंटरनल जांच शुरू कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके का लेटर लिखा महिलाओं ने वो वाकई बड़ा अजीबोगरीब लेटर है। और जिस तरीके से आरोप लगाए हैं उसमें जो सबसे आखिर का पैरा है उसमें यहाँ तक उन महिलाओं ने, उस शिकायतकर्ता ने लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री का मिशन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और ऐसे में एक आईएएस अधिकारी अगर उनका शोषण करता है, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करता है तो वो लोग कहाँ जाएं। और जाहिर सी बात है, बहुत पढ़ा लिखा तबका होता है आईएएस बिरादरी का, और वही बिरादरी का एक अफसर अपने नीचे अफसरों, महिला अफसरों को अगर परेशान करे तो हालातों को समझा जा सकता है। एक सप्ताह बीत चुका है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक वो शिकायत, उनके जो आसपास के अफसरान हैं उन्होंने वो शिकायत पहुंचाई नहीं तो अब तक ये एक्शन हो चुका होता। अब जब भारत समाचार ने इस खबर को दिखाना शुरू किया है तब जाकर कहीं ना कहीं वो अफसर भी जागे हैं और मुख्यमंत्री तक वो बात पहुंची है। और अब इंटरनल जांच शुरू होगी, क्योंकि महिलाओं का साफ कहना है कि वीडियो बनाया जाता है, रात में वीडियो कॉलिंग करी जाती है। वीडियो कॉलिंग का क्या मतलब बनता है? और जब कोई महिला सामने अगर वो खड़ी होती है, उसको जब वो घूरते हैं और वो महिला विरोध करती है तो उसको ये कहा जाता है कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे हाथ में कटोरा पकड़ा दूंगा, नौकरी तुम्हारी खा जाऊंगा। ऐसे शब्द किसी आईएएस अफसर के जो है मुंह से शोभा नहीं देते। लेकिन यहाँ पर ये देखने की बात है कि जीएसटी एक बहुत मुख्य आधार विभाग है, यहाँ से कर आता है, उसी कर से विकास कार्य होते हैं। और जाहिर सी बात है कि ऐसे विभाग में जब कोई महिला अफसर तैनात है, उस महिला अफसर को परेशान करेगा, उनका ही बॉस आईएएस अफसर परेशान करेगा तो महिला जाएगी तो जाएगी कहाँ? और ये सिलसिला कोई एक दो दिन का नहीं है। जाहिर सी बात है कि काफी लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा होगा। एक जो सबसे बड़ी बात दानिश मुझे लगता है ये कि जो क्राइटेरिया सेट किया गया है महिलाओं के लिए, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला एम्पावरमेंट की बात होती है, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। किसी भी दफ्तर में, चाहे वो किसी आईएएस का दफ्तर हो या कोई भी छोटा अफसर हो, वहां पर अगर इस तरह का असुरक्षित महिला माहौल होगा तो महिलाएं किस तरह से काम करेंगी? सबसे बड़ा सवाल तो दानिश यहाँ पर ये उठता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चूंकि अब ये आईएएस लॉबी से जुड़ा ये मामला है, इल्जाम भी बड़े अधिकारी पर लगा है, इल्जाम लगाने वाली महिला भी अफसर है, तो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है और भी तमाम चीजें इसमें सामने आ रही हैं। जी दानिश। बिल्कुल सही कहा आपने कि बाकायदा महिलाओं की बात होती है, महिलाओं को सशक्तिकरण, उनको सशक्तिकरण की बात होती है। और शायद यही वजह है कि उस लेटर में बाकायदा इसका जिक्र किया गया है। जो शिकायतकर्ता है उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री ने जो एक नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, उसका बाकायदा उस स्लोगन का जिक्र किया गया है।
ऐसे में जब ऐसा विभाग जिनके ऊपर जिम्मेदारियां होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां पर आईएएस तैनात हैं और वो महिला सशक्तिकरण का काम देखते हैं, और ऐसे में उन्हीं का एक विभाग का अफसर, आईएएस अफसर महिलाओं का उत्पीड़न करता है, तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ये जांच होगी तो होगी कैसे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एक मजबूत स्तंभ है, और ब्यूरोक्रेसी एक कह सकते हैं जो ये लॉबी है, बहुत मजबूत लॉबी है उत्तर प्रदेश की, और ऐसे में इसी लॉबी के एक व्यक्ति की जांच करना अपने आप में चुनौती भरा होगा। हालांकि ये जरूर है, मुख्यमंत्री काफी ज्यादा सख्त है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कई बार इसका परिमाण दिया है, कई आईएएस अफसरों को बाकायदा मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कराया, उनको सस्पेंड किया, उनको जो है उनके निलंबन जैसी बड़ी कार्यवाही उनके खिलाफ करी गई है। तो ऐसे में ये तो कहना गलत ना होगा। एक सवाल मेरा दानिश यहाँ पर और रहेगा, एक विशाखा समिति, आप भी जानते होंगे उस विशाखा समिति के बारे में, बहुत सारे नॉर्म्स उसमें होते हैं। 1997 में इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया। वो विशाखा जो समिति है उनमें महिलाओं के लिए जो पॉइंट्स में यहाँ पर हम और आप उठा रहे हैं, उन पॉइंट्स पर किस तरीके से विशाखा समिति काम कर रही है, क्योंकि इसके भी मेंबर्स होते हैं, और जब इस तरह की घटनाएं होती, कोई भी मेंटली हैरेसमेंट होता है, मेंटली टॉर्चर करता है महिलाओं को, तो वो कैसे काम करता है? बिल्कुल, देखिए इस जो है इसमें बकायदा नॉर्म्स हैं, इसके अंदर कई महिला अफसर जो आईएएस अफसर हैं वो जुड़ी होती हैं, पीसीएस अफसर जुड़ी होती हैं। इसमें सबसे पहला, कई अमेंडमेंट भी इसमें हो चुके हैं, सबसे पहला ये नियम है कि अगर कोई भी महिला अफसर शोषण की शिकायत करता है तो सबसे पहले उस विभाग के अफसर को उस कुर्सी से हटा दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। नॉर्म्स बहुत हैं, नियम बहुत हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, लेकिन जब बात जमीनी स्तर पर कार्यवाही की आती है तो उसमें बहुत लंबा वक्त लग जाता है। अब इसी मामले को आप देख लीजिए, एक हफ्ता हो चुका है, एक सप्ताह हो चुका है, आज भी जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा है, खुले नाम से इनका लेटर जारी किया गया है, सीएम को भेजा गया है, अभी तक ये अधिकारी अपने पद पर बने हुए हैं और महिला अफसर किसी तरीके से वहां काम करें। अब आप खुद सोचिए कि जब इन अफसर, जो आईएएस अफसर हैं, इनको पता लगा होगा कि उनकी शिकायत मुख्यमंत्री से करी गई है, तो उस महिला के साथ किस तरह बर्ताव दफ्तर के अंदर किया जा रहा होगा। और सिर्फ अकेली महिला नहीं है, उसमें कई महिलाओं की जो शिकायत करता है, उन्होंने कई महिलाओं का बनाए रखिएगा कि सभी महिलाओं, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस मामले में। फिलहाल अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। गोरखपुर से आपको अगली खबर बता रहे हैं, एक बड़ी खबर है, नाले में गिरकर बच्ची की मौत हो गई है। पानी के तेज बहाव में बच्ची आ गई। नाले के किनारे बैरिकेड या फिर किसी भी तरह का कोई भी चेतावनी बिंदु नहीं था, कोई भी बोर्ड नहीं था, और इसको एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि एक बड़ा हादसा बच्ची के साथ हुआ है। नाले में गिर गई ये बच्ची, और स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है इस घटना के बाद। तिवारीपुर क्षेत्र के घोशीपुरवा की ये दर्दनाक घटना है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चेतावनी बोर्ड नहीं था, और ठेकेदार की लापरवाही से ये घटना घटित हुई है, ये स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए हैं। तिवारीपुर क्षेत्र के घोशीपुरवा की ये दर्दनाक घटना है। गोरखपुर से ये बड़ी खबर। अक्सर लापरवाहियों से इस तरह के बड़े हादसे होते हैं। ताजा मामला है गोरखपुर का। पानी के तेज बहाव में बच्ची बह गई और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये वीडियो आप देखिए, नाले में गिरने से बच्चे की मौत हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और सबसे बड़ी बात यह है कि ठेकेदार की लापरवाही से इस बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से एक्टिव है, और जरा सी लापरवाही, आप सोचिए कि किसी की जान पर इतनी भारी पड़ सकती है। चूंकि यह पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र भी रहा है, मुख्यमंत्री यहाँ पर अक्सर जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मासूम बच्ची इस हादसे का शिकार हो गई। हालांकि वहां पर जिस तरह से हादसा हुआ, काफी अफरा तफरी बची, लोग भागने लगे, बच्ची को बचाने की कोशिश की गई। विकास शाही हमारे साथ मौजूद है इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। विकास, जरा सी लापरवाही इस बच्ची की जान पर भारी पड़ गई और बच्ची की मौत हो गई, क्या बताया जा रहा है पूरा मामला? जी गुप्ता जी, जो पूरा मामला है ये तिवारीपुर क्षेत्र घोशीपुरवा का है, जहाँ पे एक नाला निर्माण का काम चल रहा है, और वहाँ पे जो कल तेज बारिश हो रही थी, उसमें एक 8 साल की जो बच्ची है वो उधर से गुजर रही थी, मदरसे से स्कूल से आ रही थी, और जो नाले का स्लैब जो नहीं पड़ा हुआ था, जो लापरवाही थी ठेकेदार की, उसके कारण बच्ची उसमें गिर गई। लगभग 50 मीटर तक वो बह गई। स्थानीय लोगों ने उसे बचाया, अस्पताल पहुंचाया, लेकिन
डॉक्टर हुसैन ने घोषित कर दिया। लेकिन जिस तरह से ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है, विकास देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यहाँ पर ठेकेदार की गलती है, क्योंकि और अधिकारियों पर जिन पर पूरा जिम्मा होता है, क्या उन अधिकारियों को दोषी नहीं माना जाए? बिल्कुल आपने सही कहा है, ठेकेदार की पूरी लापरवाही है। अगर स्लैब नहीं पड़ा था तो वहाँ कोई भी सुरक्षा का कोई भी साइन बोर्ड क्यों नहीं लगा था? क्या कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी? सिर्फ मालूम हो सके कि बरसात के समय में नाले पे स्लैब नहीं है और लोग दूरी बना सके। तो ठेकेदार की लापरवाही सामने पूरी तरह आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके कारण एक मासूम की जान चली गई। जी, अब देखिए सबसे बड़ी यहाँ पर बात यह है कि क्योंकि ठेकेदार की तो लापरवाही यहाँ पर है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन अधिकारियों पर भी है विकास, क्योंकि इंस्पेक्शन करना अधिकारियों का काम है और ऐसे में इन ठेकेदारों पर वो कोई लगाम नहीं रखते क्या? यह बता दें कि नगर निगम लगातार दावे कर रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हमने ये स्थान किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो निचले अधिकारी हैं वो लगातार पर्यवेक्षण नहीं कर रहे थे और क्यों नाला जो है सुरक्षा मानकों के खदशात में ढका नहीं रहा, इसके लिए भी अधिकारी को निरीक्षण करना चाहिए। तो अधिकारी भी कटघरे में, ठेकेदार की तो गलती, लेकिन वो अधिकारी जिनके ऊपर पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होती है उन्होंने क्या किया था? इस बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में क्यों नाला खुला हुआ था और जिसके कारण एक मासूम की जान चली गई। यानी कि जानबूझकर ये की गई लापरवाही विकास हम इसे मानेंगे, क्योंकि कोई चेतावनी बोर्ड वहां पर नहीं लगा था और ये हादसे, ये कोई पहला हादसा भी नहीं, इस तरह के कई हादसे हो चुके, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर दिखाई गई। और ये बता दें कि ये दो कारण, इसके सबसे बड़ा कारण है कि पर्यवेक्षण अधिकारियों का, कि उन्होंने लगातार निरीक्षण क्यों नहीं किया कि मानसून के समय में जहाँ पे नाले में स्लैब खुला है वहां पे क्यों नहीं साइन बोर्ड लगा था। दूसरा, ठेकेदार की पूरी लापरवाही है कि उसने ऐसा मानक विहीन नाला क्यों बनाया जिसमें स्लैब नहीं है, कोई सुरक्षा का साइन बोर्ड नहीं है, मासूम की जान चली गई। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी लापरवाही ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली है। मामला है गोरखपुर का, तेज बहाव और इस व्यवस्था से बच्ची की जान चली गई। बस्ती में एक सिपाही ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। 10 दिन पहले ही दोनों ने लव मैरिज की थी। शादी के बाद से ही दोनों में काफी विवाद हो रहा था, अनबन होती थी। पुलिस ने सिपाही गामा निषाद को अरेस्ट कर लिया है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी है। मौके पर पहुंचे एसपी और पुलिस टीम पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के चौकी के पास की यह वारदात है। 10 दिनों पहले ही इन दोनों ने लव मैरिज की और 10 दिन के बाद ही सिपाही ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद होता रहता था। हालांकि अब पुलिस ने सिपाही गामा निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की 10 दिन पहले ही लव मैरिज हुई थी। सिपाही ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि लव मैरिज का ये खौफनाक अंत आखिरकार क्यों हुआ? क्योंकि 10 दिनों पहले जो लव मैरिज हुई थी दोनों के बीच, जो शादी हुई थी, वो प्रेम, वो इस तकरार में क्यों तब्दील हुआ और सिपाही ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों कर दी? हालांकि अब जो आरोपी सिपाही है पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब इससे पूछताछ लगातार चल रही कि आखिरकार इसने इस आपराधिक कृत्य को अंजाम क्यों दिया गया इसके द्वारा। मामला ये बस्ती का है। पुलिस अब कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। पहले प्यार, तकरार और मर्डर की जो पूरी घटना है, पुलिस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्यार और साथ साथ जीने मरने की जो कस्में इनके द्वारा खाई गई, सिर्फ 10 दिन पहले ही इनकी शादी हुई, कोर्ट वो भी इन्होंने लव मैरिज की और 10 दिन के बाद ही इस लव स्टोरी का एक दुखद अंत किया गया। पति के द्वारा अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आगरा में रेलवे यार्ड के पास झाड़ियों में युवती का शव बरामद हुआ है। दुष्कर्म के बाद हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका है। दुपट्टे से गला घोंटकर मुंह में युवती के उसके मुंह में कपड़ा भी ठूसा गया था। सूचना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए। जानकारी दी गई आरपीएफ और जीआरपी को भी। कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। आगरा के अछनेरा कस्बा रेलवे फाटक कचौरा कोर्ट की घटना है। सूचना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठा हुए। जानकारी मिलने पर आरपीएफ और जीआरपीएफ थाने की फोर्सेस मौके पर मौजूद हैं। मामले की जांच पड़ताल जारी है।
कोई बॉडी मिली है, किसकी है? एक महिला की है और वो महिला किसी ने मार कर फेंक दी है। गले में उसका दुपट्टा लगा हुआ है, मुंह में कपड़ा भरा हुआ है, दुपट्टा ही भरा हुआ है उसके मुंह में, और उसकी शनाख्त हुई नहीं है अभी। कुछ नाम फाम लिखा हुआ कहीं पे? हाँ, उसके हाथ पर नाम लिखा कुछ में। पुलिस आ गई है? पुलिस आ गई, अर्चना पुलिस आ गई। अर्चना पुलिस, जीआरपी कोई और? जीआरपी भी आ गई, आरपीएफ भी आ गई है। उधर राजधानी लखनऊ में गोमती नदी में जलस्तर बढ़ने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आधा दर्जन गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है, जिसके बाद लखनऊ के डीएम विशाख जी ने खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और राहत बचाव कार्यों का जायजा भी लिया। अधिकारियों को हर संभव मदद करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। आपको बता दें, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब में यहाँ पे जो बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कम से कम दर्जन भर गांव ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। इस तरीके से क्या यहाँ पे समस्याएं आ रही लोगों को, और उस समस्याओं को देखने के लिए यहाँ पे जिलाधिकारी विशाख जी आए हैं। आइए पूछते हैं किस तरीके से क्या यहाँ पे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। नहीं, देखिए अभी आसपास के 3 से 4 ग्राम पंचायत वाटर लेवल बढ़ा है बीकेटी क्षेत्र में। फिलहाल आवागमन की रास्ता उसमें चल रहे हैं लोग, थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन अगले 24 घंटे में सिंचाई विभाग की तरफ से जो प्रेडिक्शन अनुमान बताया गया है, जो ऊपर से पानी है लगभग 1 फीट तक पानी बढ़ सकता है। तो उस स्थिति में ये संभावना है कि इनमें से 2 ग्राम पंचायत आवागमन के रास्ता पूरी तरफ से बंद हो जाएगा। और साथ साथ एसडीआरएफ को भी हम अलर्ट में रख रहे हैं, ताकि रात में या किसी भी समय किसी मेडिकल इमरजेंसीज में किसी को इवैक्यूएट करना है कहीं मरून एरिया से, उसके लिए भी हम आवश्यक प्रबंध कर सकेंगे। भारत समाचार के जतिन प्रताप सिंह, लखनऊ। है बाढ़ की वजह से हाल बेहाल है लोगों का भी, और लखनऊ में जिलाधिकारी विशाख जी ने खुद मौके पर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। गोमती नदी का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, विकराल रूप धारण किया हुआ है, उससे तमाम क्षेत्रों की समस्याएं बढ़ चुकी हैं, और जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तमाम गांव में पहुंचकर उनको जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश भी उन्होंने लोगों को दिए हैं। अयोध्या के राजेपुर गांव में बाढ़ की समस्या बरकरार है, बहुत गंभीर है। ग्रामीण अपने अपने घरों को छोड़कर सड़क किनारे आशियाने बसाकर रहने को मजबूर हैं। दरअसल सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे कई गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सरयू का रुद्र रूप अगर देखा जाए तो गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। राजेपुर बंधा की अगर हम बात करें तो लोग जो यहाँ पर राजेपुर में रहते हैं वो उनके, आप देख सकते हैं कि देखा जाए तो उनका पूरा घर पूरा पानी में डूब चुका है। हम इससे बात करें, कब से दिक्कत आपको है? अरे आज है 10-15 रोशनी 15 रोशनी। कौन क्षेत्र है ये? राजेपुर बंधा है। बंधा, हाँ। तो पानी कब आ गया यहाँ पर? आज है 15-20 रोशनी पानी है। हाँ, अच्छा, पूरा घर डूब चुका है? हाँ। कुछ बचा है? नहीं, कुछ नहीं। रहने का ठिकाना है, न खाने पीने का ठिकाना है। इनके पास जो जानवर हैं उसके लिए चारे की भी व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि ये लोग खुद अपना व्यवस्था कर रहे हैं और किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। अभी तक जो है अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई प्रशासन का लोग भी नहीं आए, ना तो अगर बात की जनप्रतिनिधि कोई इनके मिलने आए, इनसे पास मिलने आए कि आपका हाल क्या है। और बरसात का ये आलम है, बाढ़ का ये आलम है कि प्रतिदिन पानी बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना ये है कि आगे स्थिति ऐसे रहेगी कि स्थिति में सुधार आएगा कि तो समय बताएगा। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहाँ पर 30 से 40 बच्चों को एक्सपायरी दवा पिला दी गई। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके से रोका है। एम्बुलेंस ड्राइवर को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया है। पुलिस ने टीम एम्बुलेंस को मुक्त करवाया। जयचंदपुर के कटघरा प्राइमरी स्कूल का ये पूरा मामला है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य महकमे की टीम को रोका। एम्बुलेंस ड्राइवर को ग्रामीणों ने ही बंधक बना लिया। मामला श्रावस्ती का है। कितनी बड़ी लापरवाही की गई है। पुलिस ने टीम और एम्बुलेंस को मौके से मुक्त करवाया। जयचंदपुर के कटघरा प्राइमरी स्कूल का ये मामला है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही श्रावस्ती में सामने आई है।
बताया जा रहा है कि 30 से 40 बच्चों को एक्सपायरी दवा दे दी गई। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का ये मामला सामने आया और जब ग्रामीणों को पता चला तो ग्रामीणों ने मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को घेरा। वहीं पुलिस भी पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस ड्राइवर और एम्बुलेंस को मौके से मुक्त करवाया। बेलिया के बेलथरा रोड का नाम इन दिनों खूब चर्चा में है। वजह है कि सभासद नीलेश दीपू, आवास की नकल में माहिर नीलेश, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार के लालू प्रसाद यादव, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की हूबहू नकल उतार लेते हैं। उनके अंदाज में ऐसा जादू है कि हर सुनने वाला पल भर में ही उनको असली नेता समझ लेता है। राजनीति के मंच से लेकर आम महफिल तक नीलेश दीपू अपनी आवाज की कलाकारी से हर दिल जीत रहे हैं और बलिया का भी गौरव बढ़ा रहे हैं। सुनिए। देखिए, जिस तरीके से आप मुस्कुरा करके हमसे वार्तालाप करने का कार्य कर रहे हैं, ये आपके चैनल का टीआरपी बढ़ाने का वीडियो होगा और मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में इस समय जनता के बीच हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है वो काफ़ी बेहतर तरीके से आगे चल रहा है और बलिया में इतना सुंदर तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना परचम लहराने का कार्य कर रहे हैं। हमारे तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। आज समाजवादी पार्टी की सरकारें थी तो शायद आपको ये दिन नहीं देखना होता और आज मुझे आपको मुझसे परिचय नहीं पूछना होता, आपको परिचय पहले से ही पता होता। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, बेरोजगार ऐसे ही आत्महत्या कर रहा है। आने वाले समय 2027 में हम भारी जनादेश के साथ उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी की सरकार देखिए भाई, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2022 में हम लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया था और आने वाले 2027 में भी उत्तर प्रदेश में योगी जी, मोदी जी की नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व, आप तो खुद जान रहे, आने वाले 2027 में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोगों ने किसानों के लिए काम किया, हम लोगों ने बेरोजगारों के लिए काम किया, हम लोगों ने ऐसे रोजगार के नाम पर भी काम किया है जिसके बारे में आप परिकल्पना नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश विधानसभा का स्पेशल मॉनसून सत्र कल से चल रहा है। कल पहले दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी। मॉनसून सत्र के बीच सत्ता और विपक्ष में ट्विटर वार शुरू हो गया है। आज सुबह 9:19 पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया। लिखा कि गुंडे, माफिया और दंगाई सबके सब सैफई परिवार के भाई। डिप्टी सीएम के ट्वीट का तुरंत ही रिएक्शन भी आ गया। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने पलटवार किया और लिखा कि गुंडे, माफिया, दंगाई कौन है, जनता सब जानती है। शिवपाल ने एक के बाद एक हमले बोले। शिवपाल यादव ने कहा कि बुलडोजर से कानून का गला घोटने वाले हैं, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले हैं, गुंडे, माफिया, दंगाई हैं और किसानों की जमीन पर कब्जा करने वाले हैं। सैफई परिवार ने स्टेडियम, अस्पताल, नौकरियां दी हैं, जबकि आपके परिवार ने जंगल राज, नफरत राज और महंगाई दी है। तो ये ट्वीट किया गया है शिवपाल यादव की तरफ से। कई मुद्दों को लेकर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा उन्होंने है। अब जिस तरीके से ट्वीट वॉर शुरू हो चुका है, क्योंकि मॉनसून सत्र है, मुद्दे बड़े ज्वलंत हैं यहाँ के, लेकिन अब आप देखिए कि ट्वीट वार भी शुरू हो चुका है। केशव प्रसाद मौर्य ने पहले ट्वीट किया, जिसके बाद तुरंत इसको रिएक्ट किया। केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट है और उसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने लिखा कि केशव जी, गुंडे, माफिया और दंगाई कौन है यूपी की जनता भली भांति जानती है। सैफई परिवार ने तो अस्पताल, स्टेडियम, नौकरियां दी, लेकिन आपके परिवार ने क्या दिया, ये भी सवाल पूछे। तो अब सपा और बीजेपी में ट्विटर वार जारी है। किसका जवाब किस पर भारी रहेगा, ये देखने वाली बात है। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ।